हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम उत्सर्जन तंत्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है अपना नीट 2017 का, रक्त दाब या रक्त आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा। पहला ऑप्शन है रेनिन। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हमारी बॉडी में दो तरह के रेनिन सीक्रेट किए जाते हैं। पहला आमाशय में रेनिन एंजाइम जिसमें डबल एन आता है और दूध की प्रोटीन केसिन का पाचन करता है। दूसरा नेफ्रॉन की जेजी सेल द्वारा रेनिन हार्मोन का स्त्रावण किया जाता है जो कि बीपी कम होती है उस कंडीशन में स्त्रावित किया जाता है और बीपी को बढ़ाने का कार्य करता है और इसमें सिंगल एन आता है। तो नीट में जब रेनिन में डिफरेंस करना हो तो इंग्लिश में मीनिंग देख लेना। रेनिन एंजाइम में डबल एन आता है, रेनिन हार्मोन में सिंगल एन आता है। रेनिन हार्मोन बीपी जो कम होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। इसके अलावा हम लोग बात करें, देखो इस क्वेश्चन में एल्डोस्टेरोन और एडीएच हार्मोन के। एल्डोस्टेरोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स द्वारा स्त्रावित किया जाता है और एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन या इसे हम लोग वेसोप्रिन भी कहते हैं, पश्च पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है, पश्च पीयूष ग्रंथि द्वारा। दोनों हार्मोन जो है वो डीसीटी पर कार्य करते हैं और पानी के पुनः अवशोषण तथा सोडियम आयन के पुनः अवशोषण को बढ़ाते हैं जिससे कि बीपी बढ़ती है। तो जो रेनिन, एल्डोस्टेरोन और एडीएच ये तीनों बीपी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, यानी कि बीपी के कमी के समय ये सीक्रेट होंगे। तो नहीं होगा वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, एएनएफ एट्रियल नेट्रियूरेटिक फैक्टर, बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। थोड़ी सी हम लोग एएनएफ पर बात कर लेते हैं। एएनएफ जो है वो हमारे हृदय के आलिंद की भित्ति द्वारा स्त्रावित किया जाता है और जब रेनिन के द्वारा बीपी अधिक हो जाती है उस बीपी को कम करने के लिए जो है एएनएफ जो है वो सीक्रेट किया जाता है। तो बीपी को कम करने के लिए एएनएफ स्त्रावित किया जाता है। जब बीपी पहले से कम होगी तो एएनएफ का सीक्रेशन नहीं होगा। तो अपना इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि बीपी या रक्त आयतन में कमी के कारण किसका मोचन नहीं होगा, तो वो एएनएफ बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से कौन सी एक संरचना वक्रीय पिरामिड रीनल पिरामिड का भाग नहीं है। तो देखो, रीनल पिरामिड या वक्रीय पिरामिड जो है वो किडनी के मेडुला या मध्यांश में पाया जाता है। तो हम लोग इनमें से वो संरचना देख लेंगे जो कि वल्कुट में पाई जाती है या फिर मध्यांश में नहीं पाई जाती है। तो देखो, पहला है परिनलिकाकार केशिका, तो ये मेडुला या मध्यांश में पाई जाती है। दूसरा है कुंडलित नलिका, पीसीटी और डीसीटी की बात कर रहा है, तो ये जो है मेडुला या मध्यांश में नहीं पाई जाती है। कुंडलित नलिका, पीसीटी, डीसीटी ये कोर्टेक्स पार्ट में पाई जाती है, वल्कुट भाग में पाई जाती है। तो इसका जो अपना आंसर है वो हो जाएगा रीनल पिरामिड वक्रीय पिरामिड का भाग नहीं है, वो कुंडलित नलिका जिसमें पीसीटी और डीसीटी आती है, बी ऑप्शन। इसके अलावा संग्रह नलिका और हेनले का जो लूप है वो मेडुला पार्ट में पाया जाता है, यानी रीनल पिरामिड में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन अपना, हीमोडायलाइसिस रक्त अपोहन के दौरान कृत्रिम किडनी के उपयोग के परिणाम स्वरूप 4 ऑप्शन दे रखे हैं और बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सर्वाधिक उचित है। तो देखो, हीमोडायलाइसिस या रक्त अपोहन हम लोग कब करते हैं, जब हमारी किडनी सही से कार्य नहीं कर पाती है। किडनी से हम लोग क्या करते हैं कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट और अतिरिक्त पोटेशियम आयनों को हम लोग बाहर निकालते हैं शरीर से। तो अगर किडनी सही से कार्य नहीं करेंगी तो नाइट्रोजनी अपशिष्ट और अतिरिक्त पोटेशियम आयनों को हम लोग शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। इस कंडीशन में हम लोग हीमोडायलाइसिस करते हैं जिसमें हम लोग कृत्रिम किडनी का उपयोग करते हैं और इन चीज़ों को शरीर से बाहर करते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन, नाइट्रोजनी अपशिष्ट शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, नहीं, हीमोडायलाइसिस से तो हम लोग इन्हें बाहर करते हैं। दूसरा ऑप्शन, अतिरिक्त पोटेशियम आयनों का निष्कासन नहीं हो पाता है, तो ये भी गलत है। कृत्रिम किडनी का उपयोग जो है हम लोग कर हीमोडायलाइसिस से इन्हें भी बाहर करते हैं, तो ये ऑप्शन भी अपना गलत हो जाएगा। सी है, जठर आंत्रपथ से कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आती है, ये बात सच है। अगर किडनी सही से कार्य नहीं करेगी तो कैल्शियम आयनों के अवशोषण में कमी आएगी। डी ऑप्शन, आरबीसी उत्पादन में कमी आती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सच है क्योंकि इरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन नहीं होगा और इरिथ्रोपोइटिन जो वो आरबीसी और हीमोग्लोबिन निर्माण में सहायता करता है।
तो उस कंडीशन में आरबीसी के उत्पादन में भी कमी होगी। तो अपना इसमें जो है सी और डी करेक्ट हो जाएगा। तो अपना डी जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, सी और डी उचित है। अगला क्वेश्चन अपना 2012 का, नेफ्रॉन का वह कौन सा भाग है जिसे गुच्छीय निस्यंदन में से विद्युत अपघट्यों तथा जल की अधिकतम मात्रा 70 से 80% का पुनः अवशोषण होता है। तो 70 से 80% जल का पुनः अवशोषण पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका में होता है। तो इसका अपना ऑप्शन जो है वो सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बी ऑप्शन दूरस्थ कुंडलित नलिका डीसीटी की बात करें तो डीसीटी में जो है वो 10 से 12% जल का अवशोषण होता है, जो कि एडीएच हार्मोन के प्रभाव में होता है, और यह जो विकल्पी जल अवशोषण होता है फैकल्टेटिव। पहला ऑप्शन दे रखा है हेनले लूप की आरोही भुजा। ध्यान रखना, हेनले लूप की आरोही भुजा जो है वो जल के लिए अपराग में होती है, अवरोही भुजा जल के लिए पराग में होती है, जिसमें से लगभग 7 से 8% जल का अवशोषण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो अपना आंसर है 70 से 80% जल का पुनः अवशोषण जो वो पीसीटी समीपस्थ कुंडलित नलिका में हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नीट 2016 में आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नेफ्रॉन का वह भाग जो सोडियम के सक्रिय पुनः अवशोषण का कार्य करता है। देखो यहाँ पर दो चीज़ है, एक है डीसीटी, एक है पीसीटी। डीसीटी में हाइड्रोजन आयन, अमोनियम आयन और पोटेशियम आयन तीनों का स्त्रावण किया जाता है और सक्रिय रूप से स्त्रावण किया जाता है। इसके अलावा पीसीटी जो है समीपस्थ कुंडलित नलिका, उसमें सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का सक्रिय पुनः अवशोषण किया जाता है। तो इसका अपना जो आंसर है सोडियम का सक्रिय पुनः अवशोषण तो कौन सा हो जाएगा, निकष्ट संवलित नलिका पीसीटी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। पहला देखो ग्लाइकोसूरिया है, क्या मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति ग्लाइकोसूरिया है। किस कंडीशन में होता है, जब डायबिटीज़ होती है शुगर, उस कंडीशन में ग्लाइकोसूरिया होता है, मूत्र में ग्लूकोज आता है। तो पहला ऑप्शन जो है उसमें फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, मूत्र में ग्लूकोज का होना ग्लाइकोसूरिया। दूसरा है गाउट। गाउट जो है वो हमारे जोड़ों में दर्द होता है यूरिक एसिड के जमाव के कारण, तो गाउट या गठिया में फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर है रीनल कैल्कुलाई, वक्रीय पथरी। किडनी में जब पथरी हो जाती है उसे हम लोग रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वक्र में क्रिस्टल लवणों के पिंड। पथरी जो है वो क्रिस्टल लवणों के पिंड होते हैं, तो रीनल कैल्कुलाई में सेकंड ऑप्शन। चौथा है गुच्छ वक्र शोथ, इसमें तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गुच्छ में प्रदाहकता। क्वेश्चन भी हो गया। इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोमेरुलर निस्यंदन दर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जीएफआर में गिरावट सक्रिय करता है। तो देखो जीएफआर में गिरावट जो है वो बीपी कम होने के समय होती है, और बीपी कम होने का मतलब है जेजी सेल द्वारा जस्टा ग्लोमेरुलर से कोशिकाओं द्वारा रेनिन का उत्सर्जन होगा। ये रेनिन जो है लीवर में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन फर्स्ट में बदलेगा, जो कि ब्लड में एंजियोटेंसिनोजन सेकंड में बदलेगा, और ये एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है वो बीपी को बढ़ाने का कार्य करेगा, जिससे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी। तो इसका ऑप्शन जो अपना ए करेक्ट हो जाएगा, रेनिन उत्सर्जन हेतु जेजी कोशिकाओं को सक्रिय करता है जीएफआर में गिरावट। अगला क्वेश्चन अपना नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिकोटेलिक विधि से बाहर निकाला जाता है। सबसे पहले बात करें यूरिकोटेलिक विधि पाई किस में जाती है, तो यूरिकोटेलिक जंतुओं के अंदर यूरिकोटेलिक विधि पाई जाती है। यूरिकोटेलिक जंतु कौन से होते हैं, ऐसे जंतु जो अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को शरीर से बाहर यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। और वो जंतु कौन है, सरीसृप और पक्षी, रेप्टाइल और एविज उसमें आते हैं। तो यूरिकोटेलिक विधि जो है वो सरीसृप और पक्षी, ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग एमिनोटेलिक और यूरियोटेलिक की भी बात कर लेते हैं। एमिनोटेलिक जंतु कौन से हैं, ऐसे जंतु जो अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों को अमोनिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं, एमिनोटेलिक। और अधिकतर तो जो जलीय प्राणी हैं
वो अमीनोटेलिक होते हैं, जैसे कि उपास्थल मछलियाँ, मेंढक का लार्वा, टेडपोल जो है वो भी अमीनोटेलिक होता है। उसके बाद दूसरा है यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या है? वे जंतु जो अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों को यूरिया के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। और यूरिकोटेलिक जंतुओं की बात करें तो स्तनधारी हो गया, मेंढक हो गया। ध्यान रखना, मेंढक का लार्वा अमीनोटेलिक है, मेंढक जो है वो यूरियोटेलिक है। तो ये इनके एग्जाम्पल हो गए। और इस क्वेश्चन का जो अपना ऑप्शन है यूरिकोटेलिक विधि, वो सरीसृप और पक्षी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र आमतौर पर अम्लीय होता है। तो मानव मूत्र की अगर हम लोग अम्लीयता की बात करें तो वो जो है हाइड्रोजन आयन के कारण होता है। और हाइड्रोजन आयनों का जो है स्त्रावण DCT में किया जाता है सहक्रिय परिवहन द्वारा। इसके अलावा DCT में हाइड्रोजन के साथ साथ अमोनियम और पोटेशियम आयन का भी स्त्रावण किया जाता है सहक्रिय रूप से DCT में। लेकिन जो मूत्र के अम्लीयता का कारण है वो हाइड्रोजन आयन का स्त्रावण है। तो इसमें देखो C ऑप्शन है, हाइड्रोजन आयन सहक्रिय रूप से निस्यंदन में स्त्रावित किए जाते हैं, जिससे मानव मूत्र आमतौर पर अम्लीय होता है। तो इसका अपना C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन अपना, स्तनधारियों में कौन सी रुधिर वाहिका सामान्यतः सबसे अधिक यूरिया वहन करती है? तो इसमें जो अपना करेक्ट ऑप्शन है वो A हो जाएगा, यकृत शिरा। यहाँ पर है ना भैया, किडनी की शिरा मत कर देना, वक्र शिरा। वक्र शिरा, किडनी का जो कार्य है वो यूरिया को फिल्टर करना है। यूरिया जो है हमारी बॉडी में लीवर में बनती है, यकृत में बनती है ऑर्निथिन साइकिल द्वारा। और इस यूरिया को यकृत शिरा द्वारा पहले हृदय में भेजा जाता है और फिर हृदय से किडनी में, किडनी इसे फिल्टर कर अलग कर मूत्र द्वारा बाहर निष्कासित कर देती है। तो सर्वाधिक जो यूरिया है वो वहन करने वाली वाहिका यकृत शिरा है। इसका A ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए। ऐसे ही और भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आता रहूँगा आप लोगों के लिए।